हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को जो है रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए बच्चों, स्प्रिंग तो आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में जो है हम जो है जनरली हेलिकल स्प्रिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है इसके पास कुछ ना कुछ पक्का 100% इसके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में हम जो है स्प्रिंग को मासलेस कंसिडर करेंगे। इसे हमें मासलेस कंसीडर करना है। ठीक है, ये टॉपिक की डिमांड है। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। अब देखो ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स को फील करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करना होता है या तो इलोंगेट करना होता है। कंप्रेस करने से स्प्रिंग का जो लेंथ होता है वो कम हो जाता है, इलोंगेट करने से स्प्रिंग का जो लेंथ होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना, इलोंगेट करने का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को खींचना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें स्प्रिंग फोर्स को फील करना है तो उसके लिए हमें स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करना पड़ता है या तो इलोंगेट करना पड़ता है। अब देखो जैसे यहां पे आपका ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ है इस स्प्रिंग का, मान लीजिए ये लेंथ एल है। ठीक है, और ये वाला एक ये दूसरा स्प्रिंग है, इसका भी लेंथ कितना है, एल है, इसका लेंथ भी एल है। लेकिन हम इस स्प्रिंग को यहां पे कंप्रेस कर रहे हैं और यहां पे हम इस स्प्रिंग को जो है इलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में, हमें स्प्रिंग फोर्स को फील करना है, स्प्रिंग फोर्स को समझना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करना पड़ेगा या तो इलोंगेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बच्चों, अगर ये जो स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल है, अगर हम इसे कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करने से क्या होगा, ये स्प्रिंग का जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, वो इतना रह जाएगा। पहले उसका लेंथ ये था, अब इसका लेंथ इतना छोटा हो गया। अगर हमें स्प्रिंग को इलोंगेट करना है, इलोंगेट मतलब खींचना है अगर, तो खींचने से क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, वो लेंथ अब इतना हो जाएगा। पहले उसका लेंथ इतना था, अब ये लेंथ इतना हो गया। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखना इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्चुअल में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वहां पे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, और उस टॉपिक में हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक तो आपका, ये जो टॉपिक आपका बेसिक टॉपिक है। वैसे स्प्रिंग फोर्स का टॉपिक अभी आपका बाद में भी आता है, जैसे ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है, वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद जो है रोटेशन का चैप्टर आएगा, फिर आपका ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा, फिर बाद में फ्लूइड के चैप्टर भी आते हैं, फिर वहां पे आगे चल करके आपका स्प्रिंग फोर्स का टॉपिक दोबारा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्प्रिंग फोर्स को हल्का फुल्का ही पढ़ रहे हैं, मतलब काफी 80% यहाँ पे कवर हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, लेकिन कंप्लीटली हम स्प्रिंग फोर्स को बाद में जाकर के कंप्लीट करते हैं इसे पूरा। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमें यहाँ पे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखो इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने के बाद इस स्प्रिंग का लेंथ क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो पहले देखो ये स्प्रिंग जो है हमने कितना इसे कंप्रेस किया, मान लीजिए हमने इसे इतना कंप्रेस किया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसका कंप्रेशन हुआ, ये इस स्प्रिंग को हमने यहां से लेकर के यहां तक कंप्रेस किया, तो ये इतना छोटा हो गया। फिर तो ये एक्स, हमने इसे एक्स लेंथ तक हमने इसे कंप्रेस किया। तो इसका जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, अब लेंथ कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स हो जाएगा लेंथ। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इस स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं मान लो, तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका लेंथ हमने इसे जो खींचा है यहाँ पे एक्स लेंथ तक खींचा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इसे एक्स लेंथ तक कंप्रेस किया था, तो हमने इसे एक्स लेंथ तक यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेच किया, मतलब इलोंगेट किया है। तो अब जो इसका जो टोटल लेंथ होगा, ये वाला लेंथ तो इसका एल था, तो ये कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स हो जाएगा। ये एक्स है और ये एल है, तो इसका जो टोटल लेंथ है अब कितना हो गया, एल प्लस एक्स हो गया। लेकिन आपने इसे इलोंगेट कितना किया, एक्स लेंथ तक आपने इसे इलोंगेट किया, और यहाँ पे कंप्रेस कितना किया, एक्स लेंथ तक इसे कंप्रेस किया। ठीक है, अब देखो होता क्या चीज है, जब हमें इसे कंप्रेस करना पड़ेगा तो कंप्रेस करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जब हम फोर्स इधर अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग भी क्या करती है, कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में क्या करेगी, स्प्रिंग फोर्स लगाती रहेगी। हम इसे इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहे हैं, हम फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, लेकिन स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता रहेगा। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा,
हम इसे जो है इलोंगेट कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। तो इसे अगर खींचने के लिए अगर आपको इसे इसका लेंथ बड़ा करना है तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे आप इसे खींच करके इधर ले जा रहे हो, मान लो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई इधर इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। लेकिन ये स्प्रिंग भी क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिधर आप फोर्स अप्लाई करते हो ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। देखो, इसे इलोंगेट करने के लिए आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, तो स्प्रिंग ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाया। इसे कंप्रेस करने के लिए आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन स्प्रिंग ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, मतलब स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। देखो, इस वाले केस में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस वाले केस में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, यही स्प्रिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि ये स्प्रिंग फोर्स होता कितना है। सपोज करके हम जो ये फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगाते 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 हमने इसे इतना कंप्रेस कर दिया, इसका लेंथ अब L-x रह गया। हमने इसे जो है x लेंथ तक कंप्रेस किया, हमने इसे क्या किया, x लेंथ तक कंप्रेस किया। तो x लेंथ कंप्रेस करने पे हमने क्या किया, इसे यहां तक कंप्रेस कर दिया। अभी हमने इसे होल्ड कर रखा है, मतलब पकड़ रखा है इस स्प्रिंग को, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग वापस इधर भागने लग जाएगा, इस तरफ भागने लग जाएगा ना, अपनी ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में ये वापस जाने लग जाएगा। तो हमने इसे होल्ड कर रखा है, तो हमने इस पॉइंट पे जब इसे होल्ड कर रखा है तो स्प्रिंग भी क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो इस स्प्रिंग फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है कि जब हमने इसे x डिस्टेंस, x लेंथ तक हमने इसे कंप्रेस कर दिया है, तो जब ये इस पॉइंट में पहुंचा होगा तो यहां पे ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, इस स्प्रिंग फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, जब हम इसे खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच खींच के इसे ले जा रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स भी कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब हम यहां पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा। तो कितना स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। जब हमने इसे x डिस्टेंस तक इसे इलोंगेट कर दिया है, तो x डिस्टेंस पे पहुंचने पे इस स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया होगा, उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, उस स्प्रिंग फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, अभी मैं यहां पे आपको बता देता हूं स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो होता है आपका -k/x। देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, अभी हमें इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें यहाँ पे हुक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी समझाऊंगा, इस हुक्स लॉ को भी समझाऊंगा। हुक्स लॉ की ही हेल्प से हम ये जो फॉर्मूला बना है ये हुक्स लॉ की ही हेल्प से बना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसे x लेंथ तक कंप्रेस कर दिया है इस स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में कुछ स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। तो इस स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स को जो कैलकुलेट किया जाता है k/x, जितना आपने उसे x लेंथ जो आपने कंप्रेस किया उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे k का वैल्यू आएगा। ये k क्या होता है, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये आपका। इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है और इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो अगर ये x की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है वो अगर है आपके पास, तो इस वैल्यू को यहां पे पुट कीजिए। k का वैल्यू आपको गिवन होगा। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है, इस हर स्प्रिंग का अपना अपना k का वैल्यू होता है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका। ये k का वैल्यू जो होता है डिपेंड करता है कि ये स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, स्टील का बना है, आयरन का बना है, कॉपर का बना है, किसका बना है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो k है इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है और इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। अभी इस k के बारे में भी ब्रीफली पढ़ेंगे अभी कि ये k होता क्या है। अब देखो, जैसे यहां पे अगर आपको इस स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है कि जैसे ये स्प्रिंग का लेंथ L है, आपने इसे x लेंथ तक आपने इसे इलोंगेट किया है, तो ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में कितना स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। k का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और ये जो x लेंथ है, इस x लेंथ को भी यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। अब देखो, इससे आगे मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर ए स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। बच्चों, ये जो हुक्स लॉ है ना, एक्चुअल में हुक्स हम यहाँ पे एक रॉबर्ट हुक 17th सेंचुरी में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये जो है ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, मतलब इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो 17th सेंचुरी में इन्होंने इस रिसर्च को कंप्लीट कर दिया था और कंप्लीट करने के बाद इन्होंने स्प्रिंग फोर्स का एक फॉर्मूला दिया -k/x। ठीक है,
इन्होंने स्प्रिंग फोर्स का एक फॉर्मूला दिया -k/x। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, लेकिन देखो स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें हुक्स लॉ को ओबे करना पड़ता है, मतलब हुक्स लॉ की हेल्प से हम स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, हुक्स लॉ ये हमें समझाना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है कि फॉर ए स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन, देखो जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और कंप्रेस करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है स्प्रिंग को और बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं करना है स्प्रिंग को, हमें बस हल्का फुल्का ही उसे स्ट्रेच करना है। देखो जैसे ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने के बाद ये इतना इसका लेंथ हो गया। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे जो फॉर ए स्मॉल स्ट्रेच और स्मॉल कंप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि देखो जैसे हमने इसे कंप्रेस किया, अब देखो अगर मैं इधर इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था इसे कंप्रेस करने के लिए। अब अगर मैं फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तो ये क्या करेगा, वापस इस डायरेक्शन में जाने लगेगा और अपनी ओरिजिनल जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना, अपनी ओरिजिनल लेंथ को ये गेन कर लेगा। तो आपको इस प्रकार से इसे कंप्रेस करना है कि ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस जा सके, ठीक है, अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर सके। आपको इसे इतना ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं करना है कि अपनी ओरिजिनल लेंथ में ही वापस ना जा सके। देखो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे तो कंप्रेस करने के बाद ये फिर जब आप इसे कंप्रेस करना बंद करोगे ना, तो ये वापस अपनी लेंथ में ओरिजिनल लेंथ को गेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा ही कंप्रेस कर दोगे फिर ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्रेस नहीं करना है, आपको इसे ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना है। ज़्यादा कंप्रेस करने से ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाता, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं लौट पाएगा। तो जब आप इसे थोड़ा सा ही कंप्रेस करते हो ना, हल्का फुल्का ही आपको इसे कंप्रेस करना है, देन ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फॉर ए स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन। तो ये जो आपका जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ वैलिड कहाँ पे होता है, जहां पे आप स्मॉल स्ट्रेच और स्मॉल कंप्रेस करोगे। जैसे यहां पे इसे आपको स्ट्रेच तो करना है, खींचना तो है, लेकिन थोड़ा बहुत ही खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ही ज्यादा खींच दोगे तो ये स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको इसे स्मॉल स्ट्रेच और स्मॉल कंप्रेशन करना है, ये पहली कंडीशन है। अब देखो यहां पे क्या चीज है, वी कैन कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की हेल्प से हम जो है स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसका जो मैंने फॉर्मूला बताया था k/x, इसे डिराइव कैसे किया गया, इसे बनाया कैसे किया गया, इसे मैं बताता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, देखो हुक्स जो रॉबर्ट हुक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात समझी, उन्होंने ये बताया कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेच और कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे ना, जैसे देखो यहां पे स्प्रिंग का लेंथ ये था, यहां से लेकर के यहां तक था, ये वाला लेंथ था स्प्रिंग का, हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम इसे स्ट्रेच करते रहेंगे ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेच और कंप्रेशन के। अगर आप कंप्रेशन भी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप कंप्रेशन बढ़ाते रहोगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो जो आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेच और कंप्रेशन के। इसका मतलब क्या होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज करके ये एफ क्या है, आपका स्प्रिंग फोर्स है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेच और कंप्रेशन के। स्ट्रेच मान लीजिए एक्स, जैसे यहाँ पे जो कंप्रेशन था वो एक्स लेंथ का कंप्रेशन था, यहाँ पे जो स्ट्रेच था वो एक्स लेंथ का मतलब यहाँ पे जो इलोंगेशन था वो एक्स लेंथ का इलोंगेशन था, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि ये जो स्ट्रेच है, ये जो कंप्रेस है, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे ना, किसी स्प्रिंग को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और जितना ज़्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे स्प्रिंग भी उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ये है कहने का मतलब, पर बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आ पाएगा। ये कंडीशन भी नेसेसरी है, और ये कंडीशन तो है ही कि अगर आप उसे जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि यहाँ पे माइनस का साइन भी आता है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को स्प्रिंग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग का। जब आप इधर फोर्स लगा रहे थे तो स्प्रिंग इधर क्या कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। तो इसने एक्स लेंथ डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ था, एक्स लेंथ इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था ना, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये स्प्रिंग फोर्स है और ये एक्स लेंथ का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो कंप्रेशन है ना, जिस डायरेक्शन में आपने उसे कंप्रेस किया,
उसका जो जिधर स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो डायरेक्शन और जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए यहां पे माइनस साइन आ रखा है। बस दैट्स इट। इस माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग है इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसीलिए यहां पे माइनस साइन आ रखा है। बस ये माइनस साइन इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे। आपको देखो क्लास 11th में आकर के आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जब भी यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आता है और उसके बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट के लिखेंगे और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसे हटा देना, हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाना है, इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट के आएगा और ये एक्स भी यहाँ पे आएगा। तो इसे हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। यही आपका स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है, माइनस के इंटू एक्स। ये के क्या होता है आपका, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये के क्या है आपका, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसे आप फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ये एक्स क्या है आपका, ये आपका कंप्रेशन है, कितना आपने उसे कंप्रेस किया, कितना लेंथ आपने उसे कंप्रेस किया। आप इसे इलोंगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे इलोंगेशन भी बोला जाता है, डिपेंड करता है कि आप उसे कंप्रेस कर रहे हो या इलोंगेट कर रहे हो, ठीक है। इसे इलोंगेशन भी बोला जाता है। और ये एफ क्या होता है, ये आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, ये जो K का जो वैल्यू होता है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो K का वैल्यू जो है ना लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है। देखो वैल्यू ऑफ K, ये जो वैल्यू ऑफ K होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ऑन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो लेंथ होगा ना उस पर भी डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो रेडियस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग वायर। ये जो स्प्रिंग का जो वायर है ना ये किस मटेरियल से बना है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये स्प्रिंग है, ये किसी मान लो ये स्टील का बना है, ये वाला स्प्रिंग आयरन का बना है, तो दोनों का जो के का जो वैल्यू होगा ना, जो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसका जो वैल्यू होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग और रेडियस ऑफ स्प्रिंग पे भी डिपेंड करता है। मान लो एक स्प्रिंग इतने लेंथ का है, एक दूसरा स्प्रिंग मान लीजिए ये थोड़ा और बड़े लेंथ का है, ये तीसरा स्प्रिंग जो है और बड़े लेंथ का है, ठीक है। अब देखो हमने इसे, इसकी जो लेंथ है हमने इसे स्ट्रेच नहीं कर रखा है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ये मतलब ये इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है इन स्प्रिंग की, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्प्रिंग जो है सेम मटेरियल से बने। सपोज करके ये वाला स्प्रिंग जिस स्टील का बना है ये भी स्टील का बना है, ये भी स्टील का बना है। लेकिन बच्चों देखो इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, तो तीनों का जो के का वैल्यू होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू ऑफ के होती है वो लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ स्प्रिंग पे भी। ये जो इसका जो रिंग होता है ना, ये वाला जो रिंग होता है स्प्रिंग का, जो ये रिंग होता है इसका जो रेडियस होता है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग का जो वायर है ना ये किस मटेरियल का बना है उस पर भी डिपेंड करता है इस के का वैल्यू, ओके। अब देखो यहां पे क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो देखो ये जो स्प्रिंग फोर्स था ये क्या था आपका माइनस के इंटू एक्स था, तो ये के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस एफ अपॉन एक्स हो जाएगा बच्चों। तो ये जो एफ होता है इसे किस में मीजर किया जाता है, न्यूटन में मीजर किया जाता है। ये तो आपका फोर्स है, इसे किस में मीजर किया जाता है, मीटर में मीजर किया जाता है। ये तो आपका लेंथ है ना, मतलब जो आपने कंप्रेशन किया था उस कंप्रेशन को आप जो है मीटर में ही तो मीजर करोगे। तो देखो जो यूनिट होता है, ये जो इस के का वैल्यू है ना, ये जो के है, के जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। इसे तो एसआई सिस्टम में जो इसका एसआई सिस्टम में जो इसे मीजर किया जाता है न्यूटन मीटर में मीजर किया जाता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम में जो इसका यूनिट होता है वो डायन पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में मीजर किया जाता है और फोर्स को किस में मीजर किया जाता है, डायन में मीजर किया जाता है। तो सीजीएस सिस्टम में जो आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसे डायन पर सेंटीमीटर में मीजर किया जाता है और एसआई सिस्टम में से न्यूटन पर मीटर में मीजर किया जाता है। अब देखो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है, जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है इज वेरिएबल फोर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन
एक्स। देखो देखो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स है। अब देखो जैसे ये कोई आप मान लो ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, इसका लेंथ अभी इतना है, हमने क्या किया, इसे स्ट्रेच किया, हमने इसे इतना लेंथ क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। पहले इसका लेंथ ये था, ये वाला लेंथ था, हमने इसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे एक्स लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया इस स्प्रिंग को। अब देखो अगर हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस के इंटू एक्स है। बच्चों अगर ये इस एक्स लेंथ को आप बढ़ाते रहोगे, मतलब आपने ये एक्स लेंथ क्या करो, पहले एक्स लेंथ इतनी थी, फिर ये इतनी हो गई, फिर ये इतनी हो गई, एक्स लेंथ आप बढ़ा रहे हो तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये वेरिएबल होता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, इस एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा, अगर आप कंप्रेशन बढ़ाओगे तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या लिखा है, वेरिएबल लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्प्रिंग फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है, स्प्रिंग फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ढंग से सुनाई ना दे रही हो तो हेडफोन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ा फीवर होने की वजह से आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग में हमने एक मास सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है, एक मास हमने इसमें लटका रखा है, और इसका जो मास दे रखा है, इस ब्लॉक का जो मास दे रखा है वो 5 kg दे रखा है। अब देखो जब हम इसमें मास सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगी, तो इस mg फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट होने लग जाएगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में इसका लेंथ ये था, ये वाला इसका लेंथ था, इस स्प्रिंग का लेंथ मान लो ये L लेंथ था। अब देखो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो होता है, मान लीजिए x लेंथ इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। इसने यहां से लेकर के यहां तक इसका लेंथ चेंज हुआ है, ये इलोंगेट हुआ है इतना, ये स्प्रिंग। अब देखो इसका जो इलोंगेशन हुआ है वो भी हमें गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर का इसका इलोंगेशन हुआ है, तो हम इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास 5 kg दे रखा है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमें यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग का जो k का वैल्यू है उसे हमें कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग का फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स होता है, इतना तो आपको पता ही है ना, माइनस के इंटू एक्स होता है। लेकिन बच्चों जनरली बच्चों को इस माइनस साइन से बहुत कंफ्यूजन होता है। इस माइनस का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ये जो फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग होता है, इनको दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट कर रही है, देखो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ओके। तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, बस इसका इतना ही मीनिंग होता है। एक्चुअल में आप स्प्रिंग फोर्स को जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में भी, ठीक है। बस माइनस साइन तो बस इन दोनों का रिलेशन बता रहा है कि इन दोनों का अपोजिट रिलेशन है। अब देखो हम इससे आगे क्या करेंगे, देखो यहां पे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट ये k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो जब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, तो इस mg फोर्स की वजह से ब्लॉक ये क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है, मतलब इलोंगेट कर रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का मतलब ये ब्लॉक अब रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ये इसे स्ट्रेच ही करता रहेगा, क्योंकि देखो जब हम ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा था, इस फोर्स की वजह से स्ट्रेच हो रहा था, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स भी लग रही थी। तो अगर ये x का वैल्यू बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स हो रहा है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है। तो ये x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, ये बढ़ने में लगा हुआ है, इंक्रीज होने में लगा हुआ है। तो जैसे ही ये जो mg फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसका FBD बना देता हूं, ये mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है। तो ये स्प्रिंग फोर्स ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जैसे ही ये स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो है, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। अब ये इलोंगेट होना बंद हो जाएगा, अब ये इलोंगेट नहीं करेगा, ठीक है। अब ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि अब ये स्प्रिंग फोर्स और ये mg फोर्स दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमें क्या करना है, इसका k का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। हमें पता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स होता है। और यहाँ पे अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, मतलब रेस्ट में आ गया है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये mg के ही इक्वल होगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, mg इज इक्वल टू k इंटू एक्स। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे m का मास कितना है, 5 kg है, तो यहाँ पे 5 लिखिए। g का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। k हमें फाइंड करना है,
एक्स देखो, एक्स कितना दे रहा है 0.5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 0.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये 5 इंटू 10 इंटू ये 100 इधर जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3 4, ये 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर, ये आपका k का वैल्यू आ गया। इस तरीके से किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट हो गया है, हमने क्या किया यहाँ पे मास सस्पेंड किया, इस मास ने क्या किया, इसे इलोंगेट किया, उसके बाद इतना इसने इसे x सेंटीमीटर तक इलोंगेट किया, अब ये रेस्ट में आ गया है। तो इस समय क्या होगा, ये जो नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू K इंटू एक्स होता है, तो F की जगह में क्या आ जाएगा mg आ जाएगा बस, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तभी तो ये अब इससे ज्यादा एलोंगेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे आगे क्या चीज है, देखो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये जिसे मैंने F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स था, तो फाइनली K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस एफ अपॉन एक्स, इसे लिखा जा सकता है ना K इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स। देखो जनरली आपके एग्जाम में स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे, देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या है माइनस एफ अपॉन एक्स है, तो ये F क्या होता है, ये तो आपका देखो ये F क्या आपका स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स को। और ये x क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्प्रिंग ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो देखो इसे क्या बोला जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, एक्स अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं, हम इसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर डिफाइन करने के लिए आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग इज नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, K इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इसे बड़े ध्यान से देखना, देखो क्या है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, स्प्रिंग विद ग्रेटर स्प्रिंग कांस्टेंट K इज सेड टू बी स्टीफर। देखो जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग ये है आपका, ठीक है, इसे समझाता हूँ, एक स्प्रिंग ये है, इसका लेंथ ये है, एक सेम मटेरियल का स्प्रिंग है, सेम मटेरियल का स्प्रिंग है, जिस मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का ये स्प्रिंग भी बना है, पर इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। एक और स्प्रिंग है वो भी सेम मटेरियल का है और इसका लेंथ और ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, इसका लेंथ और ज़्यादा है। अब देखो जैसे ये तीन स्प्रिंग है, यहाँ पे कह रहा है स्प्रिंग विद ग्रेटर स्प्रिंग कांस्टेंट K इज सेड टू बी स्टीफर। देखो अभी लेंथ के बारे में भी अभी समझाऊंगा आपको, अभी इतना समझिए, मान लो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, तीनों जो है सेम मटेरियल के बने हुए, अलग अलग इनका लेंथ है। अब देखो इनमें से किसी ना किसी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ग्रेटर होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तीनों का अलग अलग K का वैल्यू होगा, ठीक है, K का वैल्यू, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ अलग होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ अलग होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ अलग होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है और इसका थोड़ा कम है, ठीक है। मान लो इसे K1 बोल देते हैं, इसे K2 बोल देते हैं, इसे K3 बोल देते हैं, लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, स्टीफर होगा। स्टीफर का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। देखो इस स्प्रिंग विद इस ग्रेटेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट K, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो स्प्रिंग जो है स्टीफर होता है। स्टीफर का मतलब थोड़ा हार्ड होता है। जैसे एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, तो मान लो अगर इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी भी कम है और इसकी सबसे ज्यादा है, तो ये वाला स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा स्टीफर होगा। स्टीफर का मतलब क्या होता है, हार्ड होगा, थोड़ा हार्ड होगा, मतलब इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इनके कंपैरिजन में इसे कंप्रेस करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसका जो K का जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है। तो जिस स्प्रिंग का K का वैल्यू ज्यादा होता है वो स्प्रिंग हार्डर माना जाता है, स्टीफर माना जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, स्प्रिंग विद स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट K इज सेड टू बी सॉफ्ट। अब जैसे मान लो ये तीनों स्प्रिंग है, इन तीनों स्प्रिंग में से मान लो इस वाले स्प्रिंग का जो K का वैल्यू है सबसे कम है, तो अगर इसका K का वैल्यू सबसे कम होगा इस वाले स्प्रिंग का, तो ये वाला स्प्रिंग सबसे ज्यादा सॉफ्ट माना जाएगा, ठीक है। तो देखो स्प्रिंग विद स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट, जिस भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉलर होगा उस स्प्रिंग को सॉफ्ट माना जाता है। वो सॉफ्ट होता है, वो स्प्रिंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो K का वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब स्प्रिंग हार्डर है, K का वैल्यू अगर
स्मॉलर है, छोटा है, तो इसका मतलब स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट है। तो ये जो के होता है ना, ये जो के का वैल्यू होता है, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी मतलब स्प्रिंग के बारे में बताता है, स्प्रिंग के बिहेवियर को बताता है। के का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो स्प्रिंग क्या है, हार्डर है। के का वैल्यू अगर कम होगा तो स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट है। बस यही तो है, के क्या है, स्प्रिंग के बिहेवियर को बता रहा है। अब देखो आगे क्या लिखा है, स्प्रिंग विद लार्जर स्प्रिंग कांस्टेंट विल हैव स्मॉलर कंप्रेशन और इलोंगेशन। बच्चों देखो जैसे यहां पे क्या है, देखो जैसे ये 3 स्प्रिंग थे, तो इन 3 स्प्रिंग में मैंने इस वाले स्प्रिंग का मैंने मान लिया था कि मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा लार्जर है। तो देखो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लार्जर होगा, स्प्रिंग विद लार्जर स्प्रिंग कांस्टेंट, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लार्जर होगा विल हैव स्मॉलर कंप्रेशन और इलोंगेशन। देखो अगर हम इन तीनों स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, मान लो इस पे भी हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टीफर है, ये हार्ड है, तो बच्चों ये थोड़ा कम कंप्रेस करेगा, ये ज्यादा कंप्रेस करेगा, ये और ज्यादा कंप्रेस करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्डर है। हम तीनों में सेम फोर्स लगाएंगे तो ये कम कंप्रेस करेगा, कंप्रेस तो करेगा लेकिन कम कंप्रेस करेगा, ये ज्यादा कंप्रेस करेगा, ये और ज्यादा कंप्रेस करेगा, क्योंकि इसका के का वैल्यू सबसे कम था, ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग विद लेसर स्प्रिंग कांस्टेंट विल हैव लार्जर कंप्रेशन और इलोंगेशन। अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लेसर है मतलब कम है, जैसे इन तीनों में हमने इसका कम मान रखा था, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अब अगर हम इन तीनों में फोर्स लगाएंगे तो ये वाला स्प्रिंग सबसे ज्यादा कंप्रेस करेगा, विल हैव लार्जर कंप्रेशन और इलोंगेशन। चाहे आप उसे इलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, जो भी करना है वो लार्जर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप उसे इलोंगेट भी कर रहे हो तो वो ज्यादा इलोंगेट होगा, कंप्रेस भी कर रहे हो तो वो ज्यादा कंप्रेस होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखो, यहां पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो यहां पे ग्राफ हम प्लॉट करेंगे स्प्रिंग फोर्स वर्सेस कंप्रेशन में। देखो यहां पे ये आपका कंप्रेशन का एक्सिस है और ये आपका स्प्रिंग फोर्स का एक्सिस है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो बच्चों ग्राफ कुछ नहीं बनाना, आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बनाना है, ऐसे ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यही आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस कंप्रेशन में ग्राफ है। देखो होता क्या चीज है, जनरली जैसे ये आपका स्प्रिंग है, ध्यान से देखना इसे, ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -k/x होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, इस स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इसे कंप्रेस कर रहे हो, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस होने लगेगा। मान लो इसका लेंथ अब छोटा हो गया, ठीक है, इसका लेंथ पहले इतना था, यहां से लेकर के यहां तक था इसका लेंथ, अब इसका लेंथ छोटा हो गया। तो जब आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो ये स्प्रिंग भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आप इसे कंप्रेस करने में लगे हुए, छोटा 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 कर रहे हो, तो स्प्रिंग भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। जितना ज्यादा इसे कंप्रेस करोगे ना, स्प्रिंग फोर्स भी उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। ये एक्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतना फोर्स भी बढ़ेगा। तो देखो बच्चों यहां पे मैंने ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ क्यों बनाया, ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, देखो बता देता हूं इसका मतलब। देखो यहां पे देखो कंप्रेशन इतना था तो फोर्स इतना था, कंप्रेशन अब इतना था तो फोर्स इतना था। देखो ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो ये 1 न्यूटन है, मान लो ये 2 न्यूटन है, मान लो ये 3 न्यूटन है, इस तरीके से बढ़ने में लगा हुआ है, ठीक है। मान लो ये आपका 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है, ये 4 मिलीमीटर का कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ये आपने ये 3 मिलीमीटर का कंप्रेशन किया तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे की वैल्यू और ज़्यादा होगी, समझ रहे हो, यहाँ पे की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे की और ज़्यादा है, यहाँ पे की और ज़्यादा है। तो इसीलिए ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए बनता है क्योंकि k इज इक्वल टू क्या होता है आपका, -f/x आता है। k तो कांस्टेंट है ना, k कांस्टेंट है, k कभी भी चेंज नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है। इस स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं ना, एलोंगेट कर रहे हैं, लेकिन इसे ज़्यादा भी एलोंगेट नहीं करना, ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू फिर चेंज हो जाता है। अगर इसे आप ज़्यादा खींचोगे तो k का वैल्यू फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये k कांस्टेंट है, इसीलिए ये जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अगर k का वैल्यू वेरी करता होता ना, देन ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ये वेरी करता है, मतलब कर्व बनता, देन यहाँ पे कर्व बनता है, ठीक है। वैसे ये k का वैल्यू भी बच्चों वेरी करता है, लेकिन अभी हम वो 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि k का वैल्यू वेरी कैसे करता है। यहाँ पे तो हम हल्का फुल्का ही स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई ग्राफ एग्जाम में प्लॉट करने को आ जाता है, स्प्रिंग फोर्स वर्सेस कंप्रेशन के ऊपर कोई ग्राफ प्लॉट करने को आता है, तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है, ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ बनाना है, ठीक है। द ग्राफ शोज दैट इज, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको, ग्रेटर द कंप्रेशन, कंप्रेशन अगर ग्रेटर होगा, देखो आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, उसका कंप्रेशन ग्रेटर हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ग्रेटर विल बी द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होती रहेगी, ग्रेटर होती रहेगी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है आपका,
यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द स्प्रिंग विद द लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट की। देखो यहाँ पे हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ, तीसरा चौथा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स कंप्रेशन है आपका, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। हमें यहाँ पे इन चारों ग्राफ से ये बताना है कि किस इनमें से किसका स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए, ये तो ग्राफ ही गलत है, ये दोनों ग्राफ गलत हैं बच्चों। देखो मैंने अभी आपको ग्राफ के बारे में क्या बताया था कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसे ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे देखो कंप्रेशन तो बढ़ रहा है, देखो कंप्रेशन तो दिखा रहा है, ग्राफ कंप्रेशन तो दिखा रहा है, लेकिन स्प्रिंग ये जो फोर्स है ना, फोर्स कांस्टेंट हो रही है, फोर्स चेंज नहीं हो रही है। ग्राफ ऐसा चल रहा है ना, ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होती है, ठीक है। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होता है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, ये ग्राफ फोर्स को स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट दिखा रहा है, इसीलिए ये ग्राफ क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये देखो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये डिक्रीज होने में लगा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे कंप्रेशन तो हो रहा है, कंप्रेशन तो होने में लगा हुआ है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ रहा है स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो कंप्रेशन जब बढ़ता है तो स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होता है बच्चों, डिक्रीज नहीं होता है। कभी हमेशा याद रखना, ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो ये ग्राफ भी आपका गलत है। इस वाले ग्राफ को देखिए, ये दोनों ग्राफ सही है आपके, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों। लेकिन यहां पे दोनों ही ग्राफ सही है, लेकिन हमें देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैव द लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के। हमें यह बताना है कि इन दोनों में स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है ना, किसका वैल्यू किस वाले स्प्रिंग का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट ग्रेटर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मैं पहले एक सिंपल एक इजी मेथड बता देता हूं। इसी इजी मेथड क्या होता है, देखो ये जो ग्राफ है ना, आपको यहाँ पे का एंगल फाइंड करना है। बस एंगल फाइंड भी मत कीजिए, आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए। यहाँ पे का एंगल और यहाँ पे का एंगल, कौन सा वाला एंगल बड़ा होगा बच्चों, ये वाला एंगल बड़ा होगा ना, ये वाला एंगल छोटा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पे का बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ना वो लार्जर होगा, लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इस वाले ग्राफ का, ये थर्ड फिगर है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये दोनों के दोनों तो गलत है, ये थर्ड है, ये जो फोर्थ है, ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट इज लार्जर। यहाँ पे का स्प्रिंग कांस्टेंट लार्जर होगा। आपको सिर्फ ये एंगल देखना है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है ना आपको, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा माना जाएगा। ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया। अब देखो इसे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं बच्चों। देखो के इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एक्स होता है, माइनस एफ अपॉन एक्स होता है वैसे, तो हम जस्ट इसे एफ अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। मैंने आपको बता रखा माइनस साइन तो सिर्फ ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए माइनस साइन आता है। आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है वैसे, ठीक है। तो बच्चों k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स होता है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस k को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ग्राफ की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ यहाँ तक जा रखा है, तो इसका फोर्स का वैल्यू ये वाला होगा, ठीक है। इसका फोर्स का वैल्यू यहाँ पे जो भी फोर्स, मान लो ये F1 फोर्स है, ये ग्राफ देखो यहाँ तक जा रखा है, तो इसका फोर्स का वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलो मैंने इसे F2 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, ये देखो इसने इतना कंप्रेशन किया है, यहां से लेकर के यहां तक का कंप्रेशन किया, इसे हम x1 नाम दे देते हैं, ये x1 कंप्रेशन है। और इसने इतना कंप्रेशन किया यहां से लेकर के यहां तक, इसे हमने x2 कंप्रेशन नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका k का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। k इज इक्वल टू F1 अपॉन x1, f की जगह में F1 आ गया, x की जगह में x1 आ गया। अब इसका अगर हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा F2 अपॉन x2, f की जगह में ये F2 आ जाएगा और ये x की जगह में ये आ जाएगा x2 आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, ये जो F1 है ना, F1 जो है इस F2 से ग्रेटर है। देखो ये वाला ग्राफ देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। देखो ये बहुत ऊपर तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। देखो इसका देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो ये F2 तो यहाँ पे, ये है F2 और ये F1 यहाँ पे, तो F1 क्या है, ग्रेटर है बच्चों, F1 ग्रेटर है F2 से। अब देखो ये x1 छोटा है, x2 ये वाला x2 क्या है, बड़ा है, यहां से लेकर के यहां तक ये x2 ये ज्यादा कंप्रेस हुआ है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो दूसरा वाला केस क्या है, x2 ग्रेटर है x1 से। अब देखो आप बच्चों इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये वाला k ग्रेटर होगा कि ये वाला k ग्रेटर होगा। चलो इसे k1 नाम दे देते हैं, इसे k2 नाम दे देते हैं। बच्चों ये k1 ग्रेटर होगा, पता क्यों ग्रेटर होगा, देखो F1
ग्रेटर है F2 से, तो ये वाला जो F1 की वैल्यू होगी ना इस वाले F2 से ग्रेटर होगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। अब देखो x2 ग्रेटर है x1 से, तो ये x2 की वैल्यू बड़ी है और ये x1 की वैल्यू क्या है, छोटी है, ये छोटी है। अगर ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा इस k1 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, और k2 की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, K वर्सेस L। K क्या है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसे हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। L मतलब जो स्प्रिंग का लेंथ है। देखो मान लो जैसे ये 3 स्प्रिंग है, ये तीनों का अलग अलग लेंथ है, इसका L लेंथ है, इसका थोड़ा और बड़ा लेंथ है, ये L1 लेंथ है, इसका और बड़ा लेंथ है, ये L2 लेंथ है, ठीक है। तीनों के तीनों सेम मटेरियल के बने, तीनों के तीनों सेम मटेरियल के बने, तीनों के तीनों का मास भी सेम है, सपोज करके वैसे हमें इसे मासलेस कंसीडर करना होता है, लेकिन मान लीजिए मास भी तीनों का सेम है और तीनों के तीनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अब देखो बच्चों, अगर इसका मास सेम है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका लेंथ भी ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा होने से ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये स्प्रिंग ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ये कम सॉफ्ट होगा, ये हार्ड होगा। ये वाला स्प्रिंग हार्ड होगा, हार्ड का मतलब क्या होता है, स्टीफर, ये ज़्यादा स्टीफर होगा। ये वाला स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे जो K का जो वैल्यू होता है ना, ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ये L क्या है, लेंथ है, लेकिन ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर स्प्रिंग का लेंथ ज़्यादा है तो उसका K का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और स्प्रिंग का लेंथ अगर कम है तो K का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा अगर तो K छोटा होता रहेगा, लेंथ बढ़ेगा तो K छोटा होता रहेगा, लेंथ अगर कम करते रहोगे तो K बढ़ता रहेगा, लेंथ अगर कम करोगे तो K बढ़ता रहेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसका लेंथ तो कम है, इसका लेंथ थोड़ा और बड़ा है, इसका लेंथ और बड़ा है, तो यहाँ पे K का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे क्या होता रहेगा बच्चों, ये इसका बढ़ रहा है तो K का वैल्यू और डिक्रीज होगा, यहाँ पे और डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसका लेंथ बहुत ज्यादा है ना, तो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसका लेंथ बड़ा होगा उसका K का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो K का वैल्यू अगर छोटा होगा तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। ये सॉफ्ट, ये स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी आपको स्टार्टिंग में देखो स्प्रिंग विद स्मॉलर स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेड टू बी स्टीफर। जो स्प्रिंग जो सॉफ्ट होते हैं ना, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है, मतलब छोटी होती है, जो सॉफ्ट होते हैं स्प्रिंग, ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट है, ये वाला स्प्रिंग क्या है, सॉफ्ट है, तो इसका लेंथ क्या है, बड़ा है। इसका लेंथ अगर बड़ा होगा तो इसका K का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला क्या होगा, ये हार्ड होगा, क्योंकि इसका लेंथ क्या है, छोटा है, इसका लेंथ क्या है, छोटा है। इसका लेंथ अगर छोटा होगा तो K का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो लेंथ अगर छोटा होगा तो K का वैल्यू ज्यादा होगा, K का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये हार्ड होगा, ये स्टीफर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉलर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का अगर लेंथ स्मॉलर होगा तो ग्रेटर विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है।